चलो बच्चों, स्ट्रेट लाइन में आज जो पहला टॉपिक उठाते हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। फिर उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन अभी स्टार्ट हुई नहीं है, पर उसके बाद लेंगे हम। चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। देखो, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बस ये याद रखना, जो डायगोनल हो बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मैं ये कहूं, समझना बार, जैसे मैं तुमसे पूछूं क्या ये पैरेललोग्राम है? आसान सा तरीका है, दोनों डायगोनल को बनाओ बनाओ। अब इसको जब बाइसेक्ट करवाओगे, है ना, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, सपोज करो वो यहां आ जाता कहीं, और इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं आ जाता। दोनों बराबर अगर नहीं आते, दोनों अगर बराबर नहीं आते, चलो मान लो इनका इंटरसेक्शन, इनका मिड पॉइंट मान लो यही है, इसके ऊपर है, या फिर इसका मिड पॉइंट हमारे यहाँ है। भाई फिर से देखें, इनका मिड पॉइंट है मान लो यहाँ, लेकिन इनका 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 मिड पॉइंट मान लो यहाँ है, ये और ये बराबर है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट तो ये है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, बराबर अगर कोइंसाइड नहीं किया तो समझ लो ये पैरेललोग्राम नहीं है। मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब है, जैसे ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम में कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, ये मतलब होता है इसका। अब जैसे यहाँ देखो, इसकी शेप देखो कुछ ऐसी होगी। अब ये देखो, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, चेक करो, क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है? बिल्कुल है। और क्या ये लेंथ बराबर दिख रही है? बिल्कुल है। और ये इनका जो मिड पॉइंट होगा, अब लॉजिकल बात है, ठीक है, डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट इन बीडी का दोनों कोइंसाइड करना चाहिए। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एसी आएगा x1 प्लस, ये है मिड पॉइंट ऑफ एसी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मिड पॉइंट ऑफ बीडी। मिड पॉइंट ऑफ बीडी, इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट हमारा क्या है? लगा दो फॉर्मूला। तो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब है ये और ये आपस में क्या कर दो? बराबर। जैसे ही बराबर करूंगा, दो से दो उड़ा, तो ये प्रॉपर्टी आज के बाद याद रखना, बड़ी काम की प्रॉपर्टी है ये वाली। भाई देखो, दोनों को बराबर कर दो ना, बराबर से दो कैंसिल हो गया, तो ये प्रॉपर्टी हमारी बन गई। अब अगला y1 प्लस y3 बराबर होना चाहिए y2 प्लस y4। चेक कर लें बार। तो ये हमारा एक तरह से पैरेललोग्राम का जिक्र कहीं आ जाए तो मायने में रखना, x1 प्लस x3 किसके बराबर होना चाहिए? x2 प्लस x4 के। इसी तरह y1 प्लस y3 किसके बराबर है? y2 प्लस y4। तो समझ लो पैरेललोग्राम है, अगर ऐसा है तो। अब जैसे आईआईटी में क्वेश्चन ये आ चुका है, प्राचीन काल में क्वेश्चन आया था बहुत पहले, ठीक है। क्वेश्चन था जैसे 1,2 था, 3,4 था, 5, कुछ -6 ले लो। क्वेश्चन था फाइंड फोर्थ वर्टेक्स, अगर ये पैरेललोग्राम है तो तुम्हें फोर्थ वर्टेक्स ये निकालना है। ये पैरेललोग्राम बोल दिया इसने, तो टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सीधा जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है उसे एक्स और वाई मान के फायदा उठाओ। क्या बोलूंगा? x+3 बराबर होगा 1+5, y+4 बराबर है 2 प्लस, तो -6 आ जाएगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो उठाते हैं, पहले एक काम करते हैं, सेंट्रॉइड ले लेते हैं। सेंट्रॉइड, देखो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और तो सेंटर, आज यही टॉपिक उठाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेस बनाएगा, तुम्हारा बेस इतना मजबूत होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला में ये बार बार यूज होंगे, तो ये याद रहनी चाहिए तुम्हें। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन याद रखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस मतलब समझे बार।
इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस मतलब क्या करें, सामने वाली मीडियन का मतलब मिड पॉइंट, जैसे ये इसका मिड पॉइंट ये आया है ना, इनको मिला दो, इस ए को, ये मान लो M1 है, इसी तरह बी, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये हमारा M2 है ना, मिड पॉइंट से मिला दिया मैंने। इसी तरह इसको भी ले लो, मिड पॉइंट से मिला दो M3। तो पहली बात तो ये सब कंकरेंट होंगे, लॉजिकल बात है। तो फिलहाल दो ही लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, जहां ये कट करता है इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये देखो डेफिनेशन याद रखोगे आज के बाद, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं, जी से। वैसे करने में किसी से कर लो, लेकिन एक जनरल हम लेके चलते हैं, जी से डिनोट करते हैं। और ये छोटी क्लास में तुमने सब ने इसका प्रूफ भी देखा होगा, ये 2:1 होती है। वैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी हम पढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन, इसका रेशियो जो 2:1 क्यों होती है, ठीक है ना। तो वैसे छोटी क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, और वैसे सॉल्यूशन ट्रायंगल में मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो। तो ये फिलहाल तो सबको याद होगा, ये 2:1 होती है। और मुझे सेंट्रॉइड निकालना, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मैं मिड पॉइंट फार्मूले से ये पॉइंट निकालूंगा, M1 निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से। अब मैं इसका यूज करने जाऊंगा, मुझे जी निकालना, तो इस लाइन का यूज करो, क्योंकि मुझे 2:1 पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इस लाइन को देखूंगा और यहां से मैं लगा दूंगा सेक्शन फार्मूला। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x, y। तो x हमारा किसके बराबर है, ध्यान से देखना, सेक्शन फार्मूला कैसे लगाते हैं सबको पता है। 2 की मल्टीप्लाई इससे करो, देखो भैया सेक्शन फार्मूला लगाने आनी चाहिए तुम्हें, प्लस 1 की मल्टीप्लाई इससे करो, 1 इंटू x1, अपोन में नीचे 2+1, 2 से 2 उड़ा। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये छोटी क्लास में तुमने पढ़ा भी होगा, ये रहा। इसी तरह सिमिलरली y किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/2। थोड़ा सा ये माइंड में रखेंगे। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। आगे बात करते हैं। एक बात और पते की है, इसमें ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीज बताई जाएगी, सब चीज। जी जो होता है ये हमारा सेंट्रॉइड होता है, जी हमारा क्या सेंट्रॉइड, जी हमारा सेंट्रॉइड है। और गजब की बात है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये भी सबने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इनका एरिया बराबर होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी सी। या एक काम करते हैं, ये ना मुझे व्हाट्सएप पे तुम लोग बताओगे, इसका प्रूफ बताओगे, इसमें मजा आएगा, ट्राई करना। एक इसका प्रूफ बताओगे, एक 2:1 का बताओगे, ठीक है ना। हाँ ये दो चीज है। चलो इनका एक बार प्रूफ बताओगे मुझे, कि तुम कैसे सोचोगे, इसे कैसे निकालोगे। जिसका भी 10th का बेस अच्छा होगा वो बड़े आराम से बता देगा इसको, लेकिन देखते हैं। तो ये फिलहाल फिलहाल तुम्हें माइंड में क्या रखना है, कि एरिया इसका, इसको वैसे कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमें ये पॉइंट पता ही चल गया, ये पॉइंट ये है, तो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो अभी हमने सिखाया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला सबको पता ही है ना, x1 y1 x2 y2 ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फार्मूला यूज करके देखोगे तो ये बराबर ही आएगा। फिलहाल मैं चाहूंगा कि इसे तुम ज्योमेट्री से करके मुझे मैसेज करोगे। तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होता है। आईआईटी एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन था, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या था, जैसे कोई पॉइंट दे दिया, कुछ भी ले लो पॉइंट, बस कोलिनियर नहीं होना चाहिए पॉइंट, तो कुछ भी ले लो, कहीं कोलिनियर हो गया तो फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, P इज एनी पॉइंट इन साइड ट्राइंगल ABC, ठीक है, सच दैट इसका एरिया APB का एरिया, BPC का एरिया और APC का एरिया बराबर है, फाइंड P पॉइंट। क्वेश्चन क्या था समझ ना, P पॉइंट निकालना है, तो P पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉइड। कैसे निकालोगे, दिस बाई 3। P पॉइंट जो आ जाएगा 1 + 3 + 5 अपॉन में 3, इसी तरह 2 + 4 -6/3, खत्म, ये P पॉइंट आ जाएगा। P का मतलब सेंट्रॉइड, थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं, सेंट्रॉइड हुआ, ठीक है, सरकम सेंटर देख लेते हैं। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर,
देखो सरकम सेंटर की डेफिनेशन, तुम इनकी डेफिनेशन याद रखना, सारी चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। बात समझना। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड, ये तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि आर्क यहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई, ये लाइन ऐसी मिला दी, ऐसा कुछ ये मिलाई, जहां इंटरसेक्ट करे वो क्या होगा हमारा सरकम सेंटर, ये याद आया होगा तुम्हें। तो बस वही चीज है, डेफिनेशन याद रखो। अगर तुम डेफिनेशन पे ध्यान रखोगे ना तो ये चैप्टर बड़े आसान लगने लग जाएंगे। सरकम सेंटर की डेफिनेशन, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, ये साइड्स हैं उनकी परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है साइड को, तो ये लाइन ऐसी होगी। भाई लॉजिकल बात है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। इसी तरह ये लाइन ऐसी होगी, जहां टकराई ये सरकम सेंटर होगा। इसी तरह ये लाइन भी, ये कंकरेंट होंगे, तो लॉजिकल बात है। इसको हम, ठीक है, डिनोट तो कैसे भी कर दो, पर इसे ओ से डिनोट किया जाता है, फिलहाल हम ओ से ही करेंगे। तो ये क्या होगा हमारा सरकम सेंटर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखना बस, है ना। इसकी एक बात और याद रखना, जो प्रॉपर्टी होती है ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होती है बराबर। अगर बराबर है तो इसको तुम सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के क्या सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, और ये क्या हो जाएगा सरकम सर्कल। ये लेंथ फिर से देखें, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, एक सर्कल बनाया जा सकता है, तो इसको रेडियस मान ये, तो ये क्या हो जाएगा सरकम सेंटर, ये क्या हो जाएगा सरकम सेंटर, और ये क्या हो जाएगा सरकम सर्कल, क्योंकि ये सेंटर है और ये क्या बन जाएगा रेडियस, तो ये हो गया सरकम सर्कल है। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन एक बनता है यहां पे, क्या सरकम सेंटर बाहर लाई कर सकता है। देखो ये तो ट्राइंगल के अंदर लाई करा सरकम सेंटर, क्या सरकम सेंटर ट्राइंगल से बाहर लाई कर सकता है, थोड़ा सोचो। बिल्कुल कर सकता है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो। कैसे देख लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, ये लो भाई, ये लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, दो की जरूरत है, तीसरे की जरूरत नहीं, कोई दो ही उठा लिया करो बस। जहां कट करे वही सर्कम सेंटर है, तीसरा भी कंकरेंट ही होगा। तो चेक करो क्या ये बाहर लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मान लो मैं ये दो साइड उठा ली मैंने, ए बी एंड ए सी, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जहां कट करे वो सरकम सेंटर है। तो बिल्कुल एक चीज सीखी हमने, सरकम सेंटर बाहर लाई कर सकता है, और ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर होती है, तो रेडियस का काम कर जाएगी ये, और ये सरकम सर्कल है, तो ये इस ट्राइंगल का ये सरकम सर्कल है और ये सरकम सेंटर है। ठीक है ना, ये सरकम सेंटर है। चलो भाई एक चीज बढ़िया पता चली। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है सरकम सेंटर के बाद ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर डेफिनेशन फिर ये लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। तो देख ले भाई, ये ट्राइंगल है, सारा खेल डेफिनेशन का, ये डेफिनेशन याद रखना भाई, बहुत यूज होने वाली चीजें हैं सारी। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, मान लो एक वर्टेक्स उठाओ तुम ए, इससे सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, इसी तरह सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, तो ये जहां कट करे वो क्या होगा ऑर्थो सेंटर। तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी कंकरेंट ही होगा। जैसे मैंने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां कट करी वो हमारा क्या होगा ऑर्थो सेंटर, एच, एच से नोट करो। इसी तरह सामने वाली साइड पे, इसकी ड्रॉ जरूरत के है नहीं, दो की जरूरत पड़ती है बस, ये क्या होगा ऑर्थो सेंटर।
और आज के बाद इसको हम एच से डिनोट करेंगे। ये हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर। डेफिनेशन याद रखो बस, सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है ना। अब हम इसमें एक बात करते हैं, क्या ऑर्थो सेंटर बाहर लाई कर सकता है ट्राइंगल से? देखते हैं। बिल्कुल, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो, ठीक है ना। या ऐसा बना लो, ये लो भाई। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है 90 से ज्यादा, अगर है ये 90 से ज्यादा है, तो हम बिल्कुल ऑर्थो सेंटर बाहर लाई करेगा। कैसे देखें? मैंने क्या बताया था, देखो तरीका क्या होता है। क्या तरीका होता है, एक वर्टेक्स को पकड़ लो, सामने साइड वाली साइड पर परपेंडिकुलर कर दो, ये लो भाई। फिर बी वर्टेक्स को पकड़ लो, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर कर दो, जहां कट करे वो ऑर्थो सेंटर है। अब इधर आ जाओ, सी को पकड़ लो, और ए बी है ना, सामने वाली साइड क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर कर दो भाई सीधा। ये लो भाई, मैंने ड्रॉ कर दिया, कर दिया भाई। इसको हमने एक्सटेंड किया ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसे थोड़ी ड्रॉ कर पाओगे ए बी पे, एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है। अब पकड़ लो किसको, बी को, किसी को पकड़ लो, ए को पकड़ लो चाहे, ठीक है, या बी को पकड़ लो। मान लो बी को पकड़ा, बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ए सी को आगे बढ़ाओ, ए सीधा ड्रॉ कर दो। जहां दोनों लाइन कट करेगी वो हमारा, ये रहा, जहां दोनों कट करेगी वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। तो बिल्कुल एक चीज और मजेदार है कि ऑर्थो सेंटर बाहर लाई कर सकता है जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो, ठीक है ना। चलो अब देखो, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर बिल्कुल फ्री के हैं, मैं इनको फ्री के बोलता हूँ, फ्री के नंबर आएंगे इसमें। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, फ्री के 25% क्वेश्चन तुम्हारे कवर होते हैं 11th क्लास के। और सच कह रहा हूँ, फ्री के हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा, फील होगा ये तो बड़ा आसान चैप्टर है। टफ चैप्टर कर चुके हो तुम, बाइनोमियल परमुटेशन, ये टफ, अच्छी खासी टफ चैप्टर माने जाते हैं, वो हो चुके हैं तुम्हारे। ये तो बड़े मजेदार चैप्टर हैं सारे। अब एक चीज और देख लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है ना भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले तो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा। ध्यान देना भाई, अब राइट एंगल ट्राइंगल मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। इसका सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा सरकम सेंटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो, रट लेंगे भाई, कैसे आया वो भी बताते हैं। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे भाई, ये ओ से नोट करेंगे सरकम सेंटर को, ठीक है। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट, क्योंकि ये छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा क्या, कि भाई अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर होती है। ये सब ने पढ़ा, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर। देखो ये एंगल 90 हो या ना हो, ये इसका ये कोई जरूरी नहीं है। कहीं तुमको सर ये क्या 90 होगा, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बताता हूं अभी। पर इतना तो सबको ध्यान होगा, अगर ये मिड पॉइंट है, ये अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है ये, तो ये और ये और ये और ये इससे मिलाओगे तो बराबर होती है। अभी बताता हूँ ये भी कैसे आई, ठीक है। अगर ये बराबर होती है तो ये सरकम सेंटर हुआ, और ये किसका काम करेगा, रेडियस का। और ये क्या हो जाएगा हमारा, सरकम सर्कल। अगर ये सरकम सर्कल है तो ओ क्या होगा, सरकम सेंटर। तो ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। भाई देखो ये समझो इस चीज को, ये बराबर क्यों होती है अभी समझ में अपने आप ही आ जाएगा। ये लो, समझ में अपने आप आया होगा। ये लो, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये लेंथ बराबर हुई। और लॉजिकल बात है, ये लेंथ और ये लेंथ ही बराबर होगी, बाइसेक्ट कर रही है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आया, ये क्या हुआ, सरकम सेंटर है एबीसी का, ये लेंथ बराबर है। तो ये ट्राइंगल है ना, पता चल गया अब तुम्हें कि ये बराबर क्यों होता है। दूसरा, ये कोई जरूरी नहीं कि 90 हो, ये भी तुम्हें समझ में आया है ना। कुछ अगर ऐसा ट्राइंगल है, हाँ आइसोसेल्स अगर है, जैसे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, फिर तो लॉजिकल बात है 90 हो जाएगा। फिलहाल ये आइसोसेल्स नहीं है, ये लेंथ बड़ी है, ये छोटी है, चलो, है ना। तो सरकम सेंटर याद रखेंगे हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे, क्योंकि अभी मैंने बताया ये रेडियस का काम करेगा, और ये क्या होगा, सरकम सर्कल।
ये सरकम सर्कल है और ये सरकम सेंटर, ठीक है ना। चलो अब इसी में हम बात करते हैं, सरकम सेंटर का पता चल गया, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। चलो अब बात करूंगा मैं ऑर्थो सेंटर की, इसी में सेम। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑर्थो सेंटर कहां लाई करेगा, तो वो बी पॉइंट पे लाई करेगा। कैसे, ए से क्या करो, देखो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या दी, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एक वर्टेक्स को पकड़ो, सामने वाली साइड क्या कौन सी है, बीसी, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो भाई, ये लो भाई कर दी मैंने। फिर एक पॉइंट को पकड़ो सी को, सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये लो भाई। जहां कट करे वो क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर। तो एक चीज और सीखनी हमें कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो ये जो बी होगा ना, ये क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। ये चीज अब याद रखेंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर। ये दो बातें याद रखना। इसके ऊपर एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, हम्म, चलो पहले एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन मैं ऐसा उठा लेता हूं, ये उठा लिया। चलो पहले मैं सिंपल वाला क्वेश्चन उठाता हूं, सुनो। देखो ये एक लाइन दी है, ये टोटल देखो, क्वेश्चन क्या है, दीज थ्री लाइन्स रिप्रेजेंट, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अब तुम कहोगे सर ये तीन लाइन कहां से है, एक लाइन तो ये समझ में आया, ये दो, ये लाइन कैसे है। देखो ये आगे तुम स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ोगे, एक टॉपिक आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एक तरह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, दो स्ट्रेट लाइन का पेयर, मतलब एक लाइन है एक्स इक्वल टू जीरो, एक लाइन है वाई इक्वल टू जीरो। इसको अलग कर दो, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, और ये, हाँ। तो क्वेश्चन क्या था, ये तीनों लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो x इक्वल टू जीरो का मतलब है, x इक्वल टू जीरो का मतलब है y एक्सिस, y इक्वल टू जीरो वाला x एक्सिस। और ये लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ करना सबको आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 10। तो ये पॉइंट क्या है, 10 कोमा जीरो एंड 0 कोमा 10। तो इसने बोला जो ट्राइंगल बना, वो ट्राइंगल दिख गया हमें, ये ट्राइंगल है। क्या बोला, अब अगला क्वेश्चन है क्या, फाइंड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो आसान हो गया, ऑर्थो सेंटर तो हो गया 0 0, भाई ये लाइन और ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगा ऑर्थो सेंटर है, और इनका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, सरकम सेंटर। बात खत्म हो गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, और सरकम सेंटर इनका मिड पॉइंट 5,5, ये हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। आईआईटी शायद एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, या मेन में, ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं है मुझे। एक्स वाई, ये लेता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस वन, चलो ये ले लेता हूँ, 10 ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन फिर से वही है, ये तीन लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है साइड ऑफ ट्राइंगल, फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। सबसे पहले तो इसको गौर से देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। ध्यान से देखो, ये दिख रहा होगा, समझ में आया, एक्स कॉमन है, वाई प्लस वन। तो एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई वाई प्लस वन। अरे ये तीन जो लाइन है ना, ये तीन लाइन कौन कौन सी हैं, एक तो ये रहा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन ये, अलग अलग कर दो ये दोनों लाइन को, एक ये लाइन है, और एक लाइन ये है। ये तीन लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन की साइड्स को। चलो भाई, अच्छा एक मिनट से बना देता हूँ, ठीक से बना देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये लाइन कौन सी हुई, एक्स को कट किया है -1 पे, मतलब एक्स को कट किया है -1 पे, ये रही एक लाइन मुझे दिख गई, एक्स इक्वल टू -1, ये रहा। ये लाइन कौन सी है, y को कट किया है -1 पे, चलो y को कट किया है -1 पे, ये आ गई। एक लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, चलो भाई ये लाइन आ गई। तो ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है मुझे, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल बन गया। अब पूछा क्या है, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर, ये तो दिख गया मुझे, ये रहा, ये तो है ऑर्थो सेंटर। ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये ऑर्थो सेंटर है। क्या पॉइंट आएगा, इन दोनों को सोल्व कर दो, ये लाइन और ये लाइन। तो लॉजिकल बात है, -1 एंड -1। पर अगर हमें निकालना है सरकम सेंटर, ये तो मैं क्या करूंगा, पहले सुन लो, ये दो पॉइंट निकाल लूंगा और दोनों का क्या लगाऊंगा, मिड पॉइंट।
अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस लाइन को इसको सोल्व करके। y की वैल्यू -1 रखो पहले, क्या आएगी हमारी 11 कोमा -1, चेक करने पर। ठीक है, इसी तरह मैं ये पॉइंट निकालूंगा, ये पॉइंट कैसे निकालूंगा, इस लाइन को इसको सोल्व करके x की वैल्यू -1 इसमें डालो, तो -1 कोमा 11 ये आ गया भाई हमारा। अब लगा दो मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, दिस प्लस दिस अपॉन में 2, मतलब 5,5, सेम आंसर आ जाएगा। ये सरकम सेंटर, ये क्या हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम उठाते हैं इन सेंटर। देखिए इन सेंटर, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सपोज करो ये ट्रायंगल है, इसकी कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं। देखो बात को समझना, ये क्या बताया फिर से देखें। इन सेंटर की डेफिनेशन, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये लिया, ये लिया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ना, ये तीसरा भी लिया। जहां ये कट करेगा उसको हम एक काम करते हैं, आई से डिनोट कर देते हैं। इन सेंटर को हम आज के बाद याद रखेंगे, आई से डिनोट करेंगे। तो ये होता है इन सेंटर। अब सवाल उठता है इन सेंटर का ये फार्मूला इसका क्या होता है, देख लें वो भी। अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, तो कोऑर्डिनेट इसके होते क्या सुन ले बार। अगर तुमने ये कैपिटल ए माना तो सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करोगे, तो ये सामने वाली साइड है स्मॉल ए, ये है स्मॉल बी, और ये क्या है स्मॉल सी। ये मैंने डिनोट कर दिया। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला होता है ये अभी बताता हूं आया कैसे। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो फार्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, माइनस में रखेंगे। देखें ये इसका फार्मूला आता है। अब ये आया कैसे उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी याद रखेंगे, इस फार्मूले को आज के बाद डायरेक्ट भी याद रखेंगे। ए का मतलब होता है ये लेंथ। देखो ये फार्मूले को कैसे सोचोगे, ये लेंथ तो निकाल ही लोगे डिस्टेंस फार्मूले से, इसकी मल्टीप्लाई किससे x1 से, प्लस फिर ये लेंथ निकाल लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, अपॉन a प्लस b प्लस c, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। सोचे कैसे वो देख लें बार। देखो ये छोटी क्लास में तुम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। अगर मान लो इन सेंटर इसको एम पे कट करता है, सपोज करो एम ए। देखो एम क्या है, ये मिड पॉइंट नहीं बोल रहा मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिड पॉइंट ही होगा। देखो ऐसा करेगा बाई सेक्टर तो यहाँ कट कर रहा है, एम एम एक पॉइंट हमारा, ऐसे कोई एम पॉइंट मान लिया। तो ये छोटी क्लास में तुमने ये पढ़ा होगा, आर्म्स की रेशियो और बी एम अपॉन एम सी, इनकी रेशियो हमेशा बराबर होती है। ये छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा क्या, आर्म्स की रेशियो ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर होता है, बी एम अपॉन एम सी, इसकी रेशियो बराबर होती है। देखो आया कैसे वो तुम खुद अपने आप सोचना, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करके किया जाता है। ये लाइन है, इसे पहले लाइन खींच के तभी इसका प्रूफ होता है। बाकी ये चिंता मत करो, ये हम जब सॉल्यूशन ट्रायंगल पढ़ेंगे ना उसमें काफी चीजें कवर हो जाएंगी हमारी। फिलहाल तो इतना ही ध्यान दे लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। इसकी आर्म्स की रेशियो और bm अपॉन mc, इनकी रेशियो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ अगर मान लो ये लेंथ है 4, ठीक है, ये लेंथ है मान लो 8 सपोज करो, तो इसकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, 4:8, ये मतलब हुआ इसका। अब ये मतलब नहीं है कि लेंथ 4 है, रेशियो की बात चल रही है। देखो मान लो ये लेंथ है 4, ये है 8, ये तो फिक्स है 4 और 8 है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेंथ 4 है, नहीं, रेशियो इसका मतलब है कैंसिल करके ये भी कह सकते हो ये लेंथ हो सकती है 1 हो और ये हो सकती है 2 हो, ठीक है ना। ये लेंथ 1.5 हो सकती है और ये कितनी हो सकती है 3 हो सकती है। इनकी जो रेशियो है वो 1:2 होगी, ठीक है ना। तो ये मायने में रखेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं। देखिए
अब हम इन सेंटर का हम ये फार्मूला चाहते हैं निकालना, निकालेंगे कैसे? इन सेंटर से पहले बात को समझ लें, फिर से देखें। अभी मैंने बताया ये अगर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो इसकी रेशो, आर्म की रेशो इसके बराबर होगी होगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले एम पॉइंट कैसे निकालेंगे हम? सपोज करो सामने वाली साइड ये स्मॉल बी है और ये है स्मॉल सी है, ये लो भाई। तो इनके रेशो लिख दो, तो मैं लिख दूं या सी के बी के, सी के बी के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या सी रेशो बी, कोई दिक्कत नहीं, सी रेशो बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या सी के बी के बात बराबर होती है, कैंसिल होकर वही बात है, सी रेशो बी, ठीक है। सबसे पहले तो एम पॉइंट क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम एक्स एंड वाई मान लेते हैं। एक मिनट रुक जा, दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ये ठीक है। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स एंड वाई मान लेते हैं। अब एक्स आएगा कैसे देखें? रेशियो देखो, ये तो सी रेशियो बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो क्या आएगा देखें, सी की मल्टीप्लाई इससे करो, या सी के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सी के की मल्टीप्लाई इससे करो प्लस बी के की मल्टीप्लाई इससे करो अपॉन दिस प्लस दिस। तो के वैसे भी कैंसिल हो जाएगा हमारा ऊपर ऊपर नीचे से। तो ये आ जाएगा सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन में सी प्लस बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला जब लगाएंगे क्या आएगा, सी के इंटू एक्स थ्री, बी के इंटू एक्स थ्री, नीचे सी के तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एम के आ गए। तो इसी तरह वाई भी सिमिलरली वाई, सी प्लस बी, ठीक है ना, एक्स एंड वाई आ गए। अब आते हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मुझे ये निकालना है, मुझे मेरा टारगेट था ये पॉइंट निकालने का, तो ठीक है। अब एक और बना लेते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये लो भाई, जहां ये कट करेगी, हाँ ये लेते हैं यहां। अब तुम एक चीज को ध्यान से देखोगे, अपने आप समझ में आएगा। केवल इस ट्राइंगल को देखो, तुम इस ट्राइंगल को देखो बस, इस ट्राइंगल को ए आई एम। क्या तुम इनकी रेशियो निकाल सकते हो? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, फिर वही वही बात आ गई। जैसे ये देखे, जैसे था ये था एंगल बाइसेक्टर था, तो आर्म्स की रेशियो, मतलब ये जो सी है ना, सीधा ये सी यहां पटक दो सामने, यहाँ बी है तो यहाँ बी पटक दो, रेशियो बराबर कर दो। तो कहने का मतलब है, अगर इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, इस ट्राइंगल की, क्योंकि मुझे एक बात को देखो समझना, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। मुझे इन सेंटर निकालना है आई, इसके लिए मुझे इस लाइन पे ध्यान से देखो, ये पॉइंट भी पता चल गया, अब ये भी पता चल गया, ये पॉइंट ये रहे। अगर मुझे इनकी रेशियो पता चल जाए, इनके रेशियो, तो हम आई निकाल सकते हैं। तो मेरा ये टारगेट है इनके रेशियो निकालने का। अब मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा ए बी एम को, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इनकी रेशियो क्या होगी, ए आई अपॉन में आई एम क्या होगी, ये सी सी हो जाएगा, ये सी को इधर इधर पटक दो ना, और ये सी के हो जाएगा। तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो वन रेशियो के, ऐसा ना, सी यहां रख दो, यहां सी के रख दो, रेशियो तो है। तो इसका मतलब ये हुआ इन ट्राइंगल ए बी एम में ए आई अपॉन आई एम की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सी अपॉन सी के, तो वन बाई के। चलो भाई, वन अपॉन के। अच्छा, के निकालना पड़ेगा अब हमें, वन रेशियो के, तो ये वन लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं के, ये लिख दिया मैंने के, देख लें। अब के कैसे आएगा, क्योंकि देखो के तो हमें नहीं पता, हाँ सामने वाली ये सी है, ये बी है, ये सामने वाली साइड क्या थी, स्मॉल ए। तो हमें एक बात तो पता चला, सी के प्लस बी के ए के बराबर है। लो भाई, के की वैल्यू आ गई, ए अपॉन बी प्लस सी, ये आई हमारी, ठीक है ना। ए, तो एक काम करो, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, ए अपॉन बी प्लस सी, के की वैल्यू, तो ये आ गया बी प्लस सी बाई ए, ये इसकी रेशियो है। चलो ये लिख दो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगी। मैं इसको हटा के ए आई अपॉन आई एम, इसकी रेशियो लिख रहा हूं मैं, बी प्लस सी, या बी प्लस सी, और ये क्या है ए, इनकी रेशियो लिख दी मैंने। अब जब एक बात बताओ, इसकी रेशियो ही पता चल गई, बी प्लस सी अपॉन ए। देखो ये भी थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए आई अपॉन आई एम, ये पूछने इसकी रेशियो क्या होगी, तो बी प्लस सी अपॉन ए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो भाई, फॉर्मूला लगा देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं एक्स वाई इसको मान लेता हूँ, एक्स एंड वाई, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कैसे आएगा देखें, बी प्लस सी की मल्टीप्लाई किससे करोगे तुम, एक्स वन से, और एक्स वन क्या हमारा, ये रहा,
अच्छा एक्स और वाई माना मैंने, तो ठीक है एक्स वन वाई वन मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये लो एक्स वन वाई वन मान लो। बी प्लस सी की मल्टीप्लाई एक्स वन से, तो ठीक है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये, प्लस ए की मल्टीप्लाई एक्स वन से अपॉन नीचे बी प्लस सी प्लस ए। ये से उड़ा और हमारा फार्मूला तैयार, हमारा फार्मूला तैयार। लो भाई ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट आए, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट। तो अब फास्ट के बाद ये फार्मूला डायरेक्ट भी याद रखोगे, और ये आया कैसे वो भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे, क्योंकि आईआईटी में कुछ ऐसा इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ये कुछ दे रखे थे, चलो छोड़ो, बी मान लिया मैंने, ठीक है, कोई पॉइंट दे रखे थे जैसे बी एंड सी 3,4, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इस तरह बनाना पड़ेगा, ये लेंथ कितनी होगी फिर बताना, ये 4 और एक √5 है ना, मतलब 2 पॉइंट समथिंग हुआ है, 2 पॉइंट समथिंग हुआ ना, 2 पॉइंट समथिंग। तो कोई ना कोई ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा जिसकी ये 4 लेंथ है, ये 8 है, 6 ले लो या 4 8 ले लो। चलो देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ इस फंडे पे क्वेश्चन आ चुका है। एक ट्राइंगल है ए बी सी गिवन था, ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, बी और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, और ए बी और ए सी की लेंथ गिवन है 4 एंड 8, ये गिवन है। अब क्वेश्चन ये था कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है इसको एम पॉइंट पे कट करता है, फाइंड एम पॉइंट, फाइंड एम पॉइंट, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, फाइंड एम पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब अभी वही फंडा यूज करेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। ये अगर ये 4:8 है तो ये रेशियो भी 4:8 होगी, तो मतलब 1:2, 1:2। अब आसान है, एम निकाले कैसे, सेक्शन फार्मूले से निकाल लेना। चलो भाई ये हुआ तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, हुआ सरकम सेंटर, ठीक है इन सेंटर। चलो अब एक चीज और देख लें बार, एक चीज बड़ी प्यारी है उसे ध्यान रखना, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में ओ जी एच, ओ जी एच कोलिनियर होते हैं, ये सब सब सीखोगे। ये आगे सॉल्यूशन ट्राइंगल चैप्टर आएगा, उसमें सब चीजें दोबारा से रिपीट करेंगे। तो याद रखेंगे इन एनी ट्राइंगल ओ जी एच हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो कोई ना कोई रेशियो जरूर होगी, तो इसकी रेशियो होती है 1:2, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिलहाल याद करोगे इसे डायरेक्ट 1:2। इसमें क्या क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट तुमसे दे देंगे और तीसरा पूछ लेंगे निकालो, तो मायने में रखेंगे सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर का एक रिलेशन होता है, रेशियो क्या होगी 1:2। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि किसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर दे रखा है 2,3, ठीक है, सेंट्रॉइड दे दिया 1,4, ठीक है, फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड एच, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह दे देंगे, मतलब माइंड में रखना तीन चीज, ठीक है, ये तीन चीज कहीं भी हो, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, तीन में से कोई दो दे रखा है, तीसरा निकाल सकते हो। क्या क्वेश्चन हमारा ओ दे रखा है सर्कम सेंटर, जी दे रखा है सेंट्रॉइड। देखो ओ मैंने याद करो डिनोट किया था मैंने सर्कम सेंटर से, और एस था हमारा ऑर्थो सेंटर, ये माइंड में रखना, जी क्या है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इससे एच हमें निकालना, तो इसे क्या मान लो एक्स एंड वाई मान लो, और इसकी 1:2 आ। तो कैसे लगाएंगे सेक्शन फार्मूला देखें, सीधा यहां से नीचे, यहां से स्टार्ट करो, पहले यहाँ पे 1 लिखो, वही तो करते हो तुम भाई, 1 यहाँ लिखो, आगे 1 की मल्टीप्लाई से 1 इंटू एक्स, प्लस आगे 2 की मल्टीप्लाई 2 अपॉन में नीचे कितना 1+2, बात खत्म, यहां से x आ जाएगा। y के लिए क्या करेंगे, 4 का यूज करो, इसका 1 इंटू वाई 2 इंटू 3 अपॉन, बात खत्म, सोल्व कर लेना। तो ओ जी एच हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर, उनकी ये रेशियो रट लेना भाई, बहुत काम की चीज है, बहुत काम आएगी आगे, ओ जी एच। अच्छा एक मस्त चीज और, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी इक्वल, अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ओ जी एच और आई सब कोइंसाइड करते हैं, सब सेम होते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड बराबर है तो ओ बी, ओ सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब कोइंसाइड करते हैं, एक ही जगह होंगे सारे के सारे, देखते हैं।
इसके छोटे से एग्जांपल माइंड में रखना फिलहाल तो। ओ जी, वैसे भी लॉजिकल है यार, देखो इतना तो दिमाग खुद ही अपने आप सोच सकते हो कैसे बराबर होंगे। ग्राफ से ही पता चल रहा हमें ना, जब डायग्राम बनाओगे अपने आप समझ में आ जाएगी, है ना। अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो एक बार। मान लो क्वेश्चन ये है, एक वर्टेक्स है 1,0, बी वर्टेक्स है -½ √3/2, सी कोई वर्टेक्स है -1 -√3/2। ये हमारा वर्टेक्स है और क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं ट्राइंगल को। एक पॉइंट है 1,0 लिख लेते हैं, एक पॉइंट है -½ √3/2। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जाने पहचाने से, ऐसा नहीं लग रहा है ओमेगा है यार, एक है ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखें, ये लो भाई देखें, एक ओमेगा स्क्वायर, कोई बात नहीं चलो छोड़ो, है ना। अब है क्या क्वेश्चन कि इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है, इसका ऑर्थो सेंटर तुम्हें निकालना है। तो पहली बात तो देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की पहचान बताता हूं तुम्हें। ठीक है, रूट वूट में जरूर इसका अ, एक का मतलब कोई भी वर्टिसेस है ना, इसका रूट वूट में जरूर मिलेगा, जैसे √2 √3 इस तरह मिलेगा। देखो उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है, अगर कोई रूट में मिले यार मैं तुमसे कहूँ वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नहीं वो कोई जरूरी नहीं होता। कहने का मतलब है, अगर मैं बोल दूं ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कोई एक हिंट मिल जाता है कि कोई ना कोई वर्टिसेस है ना इसका रूट वूट में मिलेगा, जैसे √2 √3 इस तरह, √5 इस तरह मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, इसका प्रूफ भी अभी थोड़ी देर में बताएंगे हम इसको। फिलहाल तो देखो ये हमें हिंट मिल रहा है, ये पक्का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, इक्विलेटर अब चेक करने के लिए इक्विलेटर कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है, ए बी डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला लगा देना डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, या ऐसे कर लो, ये लेंथ कितनी है भाई, ये लेंथ निकालनी है मुझे, ये लेंथ कितनी है √3/2, ये लेंथ कितनी है हाफ, क्योंकि देखो माइनस तो बोलूंगा हाफ, ये 1 आएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल लेना पाइथागोरस से, इसी तरह ये सेम आएगी, लॉजिकल बात है। और ये लेंथ कितनी आ जाएगी √3/2, 2 टाइम्स मतलब √3, तो सारी लेंथ √3 आ जाएंगी, चेक कर लेना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया हमारा। तो अब निकाला क्या है, ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर निकालना आसान है, सेंट्रॉइड निकालना आसान है, सेंट्रॉइड निकालना आसान है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ओ जी एच आई सब के सब सेम होते हैं, तो एक्स हमारा क्या जाएगा बताएं, सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगा दो, y कितना है √3/2 + 0/0, तो सब 0 0 आया। तो इसका मतलब हुआ ये 2.00 इसका क्या है, सब चीज सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सब सब की सब है ये। तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह एक बात और करते हैं, क्वेश्चन एक आईआईटी एडवांस में आ चुका है, कैन वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी इंटीग्रल, है ना। क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस इंटीजर में इंटीग्रल इंटीग्रल हो सकते हैं, देखते हैं एक बार। एक काम करो, उल्टा चलो, उल्टा मैं मान के चलूंगा इसके वर्टेक्स इंटीजर में है। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स अगर अभी आते थे यस एंड नो इस तरह, है ना। तो क्या इसके वर्टेक्स हो सकते हैं इंटीजर में, तो मैं मान के चलता हूं, चलो भाई इसके वर्टेक्स इंटीजर में है, मैंने लेट कर लिए सारे के सारे क्या है, ये इंटीजर में है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ, ये हमारा एरिया ऑफ क्या है, ट्राइंगल। अगर ये इंटीजर है, देखो अगर ये इंटीजर है, सपोज करो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, जब इसे खोलोगे, ठीक है, इंटीजर ही आएगा यहाँ पे, और अपॉन में 2, चलो रेशनल नंबर मान लो, चलो ये हमारा आ गया रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर आएगा। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ ये इंटीजर में, लेकिन इसका एरिया का फॉर्मूला एक और होता है, रूट इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड का स्क्वायर। मान लो कोई भी साइड ली तुमने, ये आएगा रूट, ठीक है, x2 - x3 का होल स्क्वायर, सपोज करो ये साइड ले ली मैंने,
ये ले ली मैंने। अब एक बात बताओ, मैंने ये मान के चला हूं ये सारे इंटीजर में है, तो इसका होल स्क्वायर जब करोगे तो रूट तो गायब हो जाएगा। रूट गायब हुआ तो अंदर वाले तो इंटीजर में है, तो ये सारा का सारा इंटीजर आएगा। मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? इरेशनल। भाई एरिया तुम कैसे भी निकालो, दोनों तरीके से तो बराबर ही आना चाहिए ना, लेकिन तुमने देखा यहाँ रेशनल नंबर आ रहे हैं, यहाँ इरेशनल। ये नहीं हो सकता। ये ठीक है, आना चाहिए इरेशनल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आएगा कैसे? इरेशनल जब ही आएगा जब कोई ना कोई इसका वर्टेक्स, है ना, इरेशनल होगा। मतलब हमें ये इरेशनल चाहिए। इरेशनल कब आएगा ये? इरेशनल तभी आएगा जब जैसे कि कोई ना कोई ऐसा कुछ हो, √2 1, ठीक है, 3 1, आगे कुछ भी हो, चाहे कोई बात नहीं, कुछ भी पॉइंट, तो कुछ ऐसी फॉर्म होगी तभी तो इरेशनल आएगा। तो इसका मतलब है कोई ना कोई वर्टेक्स इसका √2 √3 इरेशनल जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? चलो ये बेसिक का, ये लास्ट एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन ये है कि ई आइटा थीटा 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, ई आइटा थीटा 2, सी हमारा है ई आइटा थीटा 3। ये तीन वर्टेक्स हैं किसके? ट्राइंगल के। ये ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड ऑर्थो सेंटर। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हम एक तरह से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गए। याद करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा था फॉर्म। अगर मैं तुमसे ये लिखता हूँ 2 ई आइटा थीटा, तो इसका मतलब मैंने समझाया था, इसका मतलब होता है, चलो थीटा की जगह कुछ और ले लो, मान लो 30 डिग्री, ये ले लिया। इसका मतलब होता है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 है और एंगल कितना बनाया इसने? 30 डिग्री। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 है और एंगल बनाया 30 डिग्री। लेकिन आगे अगर 1 है तो इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है। और यहाँ क्या है? ये कोई वर्टेक्स है, ई ई ई आइटा थीटा 1, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है, दूसरा है ई आइटा थीटा 2। इसका मतलब हुआ इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है और एंगल कितना बनाया इसने? थीटा 1। ये दूसरा है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है, इसका भी 1 है डिस्टेंस, और एंगल बनाया थीटा 2। ठीक है, तो इसने बोला ये किसी ट्राइंगल के, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब का डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है, तो ये सर्कल पे लाई कर रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लो ये थीटा 2 ये मान लिया, क्या दिक्कत है? सबका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसने क्या बोला है? जो ये ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल बना, इसका क्या निकालना है? ऑर्थो सेंटर। इसका ऑर्थो सेंटर निकालना। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो ट्राइंगल है इसका सेंट्रॉइड तो निकाल ही सकते हो। सेंट्रॉइड तो आ जाएगा कैसे? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस अपॉन में 3। अच्छा, और सरकम सेंटर क्या होगा? अभी एक बात बताओ, सबका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है, सबका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है ना? तो इसका मतलब ये देखो, ये क्या? ये सरकम सर्कल, इस ट्राइंगल का ये क्या हुआ? सरकम सर्कल। तो ये क्या होगा? सरकम सेंटर। तो हमें इसका मतलब है ओ जी एच, सरकम सेंटर हमें पता चल गया 0 0, और सेंट्रॉइड हमें पता चल गया ई आइटा थीटा 1 प्लस ई आइटा थीटा 2 प्लस ई आइटा थीटा 3 अपॉन में 3। ये हमें सेंट्रॉइड पता चल गया। हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो उसे एक काम करो, जेड मान लो। अब 1:2 का यूज कर दो, बात खत्म होगी। 1:2 का यूज कर दो और तुम्हारा ये आ जाएगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है। अच्छा, एक बात का और थोड़ा सा ध्यान रखना है खत्म करने से पहले। मैंने एक बात तुम्हें बताई थी, ये बात कि अगर ये मीडियन है, ये मान लो मिड पॉइंट है, ये मान लो मिड पॉइंट है, ये मान लो मिड पॉइंट है M3, तो मैंने एक बात बताई थी क्या? इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होता है? हमेशा बराबर। कहने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं, इसका जो एरिया है ये 1/3 है पूरे एरिया की। सही बात है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया हमेशा बराबर होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं इसका जो एरिया होगा ये क्या होगा? 1/3 ऑफ कंप्लीट एरिया। और एक बढ़िया बात और याद रखना, इन सब का एरिया भी बराबर होता है। इसका एरिया, इसका 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 सब का एरिया बराबर होता है। तो मतलब है ये अगर 1/3 है तो ये क्या होगा? 1/6 ऑफ कंप्लीट एरिया। ये होगा 1/6 ऑफ कंप्लीट एरिया।
भाई इनका एरिया बराबर क्यों होगा? हाफ बेस इंटू हाइट का फंडा यूज करो भाई। सपोज करो ये ले लेता हूं मैं, ये मिड पॉइंट है M1। सपोज करो ये ले लिया। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो 1:1 होगा भाई। सही बात है ना, मैं केवल इस टुकड़े को उठा के यहाँ ले आया मैं। हमने देखा ये 1:1 ही होगा मिड पॉइंट है तो। अच्छा अगर मैं कहूँ इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कैसे आएगा? A1 क्या आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट h। h जो हाइट है दोनों में सेम होगी, ठीक है। इस ट्राइंगल में भी हाइट h होगी, और इस ट्राइंगल की हाइट बेस जब लूंगा वो भी h ही होगी। तो अगर मैं बोलूं इसकी हाइट h है, A1 का एरिया बताओ, BG M1 की बात कर रहा हूं मैं। हाफ बेस इंटू हाइट। A2 हाफ, मैं A2 का मतलब है इसका एरिया, इसका एरिया क्या आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो h ही रहेगी। ये लो भाई, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है दोनों का एरिया सेम ही होगा। इससे पता चल रहा है दोनों का एरिया सेम है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या था? 1/3 था कंप्लीट का। तो ये लॉजिकल बात है, 1/6 हो गया कंप्लीट का। तो कई बार बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो क्या, इसका एरिया दे दिया, जैसे कि इसका एरिया दे दिया 60 दे दिया मान लो, कंप्लीट का एरिया ABC इसका एरिया दे दिया, ये पूछ लेंगे BG M1 का एरिया बताओ, तो 1/6 ऑफ 60 मतलब 10। अब एक और बात याद रखना, ये सब के एरिया सेम होते हैं, सब के एरिया सेम होते हैं। चलो भाई, अब अगली क्लास से हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारा बेसिक था।